अध्याय 3031 उजागर। कच्चा। जीनो हॉल के खंभे टूट चुके थे। दरवाजा भी टूटा हुआ था। दरवाजे से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही थीं। रेस के सारे लालटेन ऐसे चमक रहे थे मानो किसी प्रचंड तूफान में बुझ जाएंगे। जब जीनो हॉल गिरा तो सभी देव मंदिर देव प्रकाश से हिल गए। ऐसा लग रहा था मानो देव मंदिर और ब्रह्मांड मृत हो गए हों। निराशाजनक चीखों के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। यहां तक कि देव आत्माओं से भरा आकाश भी शांत हो गया। केवल टूटने की आवाजें थीं। कितनी बड़ी आपदा! मुझे आश्चर्य है कि ब्रह्मांड में कितने जीव इस सब से बच पाएंगे। स्काई पैलेस के नेता का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। स्काई पैलेस में भी तरह तरह की आपदाएं होती थीं। सफेद जेड जिंग टावर और जेड सिटी प्रकट हो गए। वहां से एक पवित्र हवा निकली। सफेद जेड जिंग की पवित्र हवा स्काई पैलेस की ओर बढ़ रही थी। इसने स्काई पैलेस के लोगों को रुला दिया। अगर कुलीन वर्ग और पवित्र लोकी की बेल का समर्थन न होता तो स्काई पैलेस पवित्र हवा से टूट जाता। बाहरी आकाश का भी हाल कुछ बेहतर नहीं था। जमीन फट गई। ढेर सारे पवित्र वायुस्तंभ ज्वालामुखी विस्फोटों की तरह बाहर निकले जिससे जमीन रिसने लगी। जेनोजेनिक्स पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। सारी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। स्काई पैलेस और आउटर स्काई भी ऐसे ही थे। अन्य जेनोजेनिक स्थान और सामान्य ग्रह भी ऐसे ही थे। ब्रह्मांड का अंत होने वाला है। हर प्राणी के दिल में एक निराशाजनक डर था। कोई नहीं जानता था कि वे इस आपदा से बच पाएंगे भी या नहीं। वाह वाह! एक नदी में केट का एक बच्चा तैर रहा था। एक उदास रोने की आवाज आ रही थी। बाढ़ की गर्जना में वह शांत लग रही थी। ज्वालामुखी विस्फोट में कई शहर और गांव नष्ट हो गए। कुछ ग्रह तो क्षुद्रग्रहों से टकराकर नष्ट हो गए। इसे मेरे लिए खोल दो। किन शियू की आंखें बहुत भावुक लग रही थीं। रक्त की ज्वाला को दबाते हुए उसने जीनो हॉल का दरवाजा तोड़ दिया। हर जगह टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। भगवान का शरीर कुचला गया। वह जीनो हॉल में फिसल गया। वह 10,000 लालटेनों के सामने रुक गया। उसके पीछे दौड़ की कई लालटेनें बुझ गई थीं। जब हर रेस का लालटेन बुझाया जाता तो ऊंची रेस में से एक को भारी नुकसान पहुंचता। इससे पहले से ही आपदाओं से जूझ रही रेस की हालत और भी बदतर हो जाती। भगवान ने किन शियू की ओर देखा और कहा, एक व्यक्ति 1 अरब जातियों को विलुप्त कर रहा है। क्या ये वाकई इसके लायक है? किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं अपने सबसे निराशाजनक दौर से गुजर रहा था तब मेरे बगल में सिर्फ एक ही इंसान था। मेरे लिए ये दुनिया सिर्फ इसी एक इंसान से बनी है। अरबों जीव जंतु हैं लेकिन मेरे लिए उनका कोई मतलब नहीं। मुझे उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद किन शियू जीनो हॉल को दबाने के लिए आगे बढ़ता रहा। किन शियू के हर कदम के साथ ईश्वर एक कदम पीछे हटता। वह उसके पीछे खड़े 10,000 रेस लैंटर्न पर प्रहार करने वाला था। सभी जातियों को पता था कि अगर जाति के लालटेन बुझ गए तो जेनो हॉल का अंत हो जाएगा। लेकिन किन शियू को कोई नहीं रोक सका। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली देवता भी किन शियू को जेनो हॉल पर चढ़ाई करने से नहीं रोक सका। किन शियू और भी आगे बढ़ना चाहता था। वह जीनो हॉल को तहस नहस कर देना चाहता था लेकिन अचानक रुक गया। उसकी निगाहें जम गईं। उसने मुड़कर शून्य में देखा। कई निराश जातियों के दिल धड़क उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। किन शियू ने चलना क्यों बंद कर दिया। इससे उन्हें उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। इस समय ब्रह्मांड में ऐसा क्या था जो किन शियू को परेशान कर रहा था। कई कुलीन लोग भ्रमित और घबराए हुए महसूस कर रहे थे। ज्यादातर उच्च जातियां पहले से ही वहां मौजूद थीं। किन शियू के दमन के कारण एक सच्चा देव कुलीन भी देवत्व वर्ग से बाहर हो गया था। कोई भी प्राणी किन शियू का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। वे किसी चमत्कार की आशा और प्रार्थना कर रहे थे लेकिन वे जानते थे कि चमत्कार की संभावना बहुत कम थी। वे अब भी उसी दिशा में देख रहे थे जिस ओर किन शियू देख रहा था। उन्हें किसी चीज की उम्मीद थी लेकिन उन्हें उस तरफ से कोई मजबूत उपस्थिति नजर नहीं आई। किन शियू ने उस तरफ देखा और मन ही मन कहा, क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? मैं बेचैन क्यों हो रहा हूं? उसे बहुत घबराहट हो रही थी। अचानक अभिजात वर्ग ने उस दिशा से एक सफेद साया धीरे धीरे आता देखा। वह न तो तेज था और न ही उसकी उपस्थिति बहुत शक्तिशाली थी। वह सुबह के उगते सूरज जैसा था। वह जेनो हॉल के क्षेत्र में चला आया। स्काई पैलेस लीडर की आंखें बहुत तेज थीं। उसने सफेद परछाई साफ देखी तो जोर से चिल्लाया, ये हान सेन है। वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद कई कुलीन लोगों ने इसे साफ तौर पर देखा। हान सेन ही थे जो जीनो हॉल में आए थे। क्षेत्र हान सेन पहले जैसा नहीं था।
उसके शरीर में लाल आग नहीं थी। उसका शरीर सफेद था और आधा पारदर्शी था। वह ब्रह्मांड का कोई प्राणी नहीं लग रहा था। वह एक ईश्वरीय आत्मा जैसा लग रहा था। किन शियू ने हान सेन को आगे बढ़ते देखा। उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने हान सेन को ऐसे देखा जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। असंभव, सुपर जीन का परीक्षण सफल नहीं रहा। ऐसी शक्ति कैसे अस्तित्व में आ सकती है? ये पूर्ण सुपर जीन नहीं हो सकता। इसमें वान एर जैसी खामियां होनी चाहिए। किन शियू अपने आप से बात कर रहा था। हान सेन थोड़ी दूर जाकर रुक गया। वान एर की नजदीकी से उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड अभी भी प्रभावित था। हान सेन ने किन शियू की ओर देखा और कहा, किन शियू, लिटिल फ्लावर के शरीर को छोड़ दो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे जीन इस स्तर तक विकसित हो सकते हैं तो मैंने तुम्हें साफ तौर पर कम करके आंका था। भले ही तुम सुपर जीन के इतने करीब हो, फिर भी तुम बेकार हो। असफलता तो असफलता ही है। वान एर के सामने, जो सुपर जीन के और भी करीब है, तुम्हारी शक्ति दब जाएगी। सच में? हान सेन ने ठंडे स्वर में पूछा। जीन की कहानी उसके शरीर में चल रही थी। जब जीन की कहानी चल रही थी तो हान सेन का शरीर जेनोजेनिक मोड में था। हान सेन के शरीर पर जेनोजेनिक मोड और सुपर गॉड स्पिरिट मोड सक्रिय हो गए थे। इससे उसकी उपस्थिति थोड़ी अजीब लग रही थी। डॉलर, हान सेन डॉलर है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मांड के सभी जीव अचानक जम गए। उन्हें लगा कि हान सेन का सुपर गॉड स्पिरिट शरीर इस्तेमाल करना अजीब है। अब उसके पास एक जेनोजेनिक युद्ध शरीर था। अब यह उनके लिए स्पष्ट था। कोई भी बता सकता था कि हान सेन और डॉलर एक ही व्यक्ति थे। हान सेन और डॉलर एक ही व्यक्ति हैं, येशा ने कहा। वह बहुत उलझन में दिख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अतीत के बारे में सोचा और वह और भी जटिल लग रहा था। उसका चेहरा हरा हो गया और उसका चेहरा सफेद और लाल हो गया। वह नहीं जानती थी कि कैसे सोचे या महसूस करे। खाली पहाड़ पर हरे बालों वाले ग्रोलर का मुंह खुल गया। उसने उसे बंद नहीं किया। अब उसे समझ में आया कि गोल्डन ग्रोलर ने डॉलर को पहला स्थान क्यों दिया और उसने जो कहा उस पर अमल किया। हे भगवान, गॉडफादर हान और डॉलर एक ही व्यक्ति हैं। यह अविश्वसनीय है। दुनिया के अंत में कई जीव जम गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस आदमी ने आखिरकार अपनी पोल खोल ही दी। वांग युहांग ने कंधे उचका दिए। उसे पता था कि ऐसा ही होगा। स्पेस गार्डन के लोग ज्यादा हैरान नहीं थे। हान सेन ने उन्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन ज्यादातर लोग समझ गए थे। हान सेन का शरीर हिल गया। उसकी हरकत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह किन शियाओ के सामने आ चुका था। उसने किन शियाओ का सिर पकड़ा और नीचे की ओर धकेला। वेदना। हान सेन के हाथों से किन शियू का सिर पत्थर के फर्श पर धकेल दिया गया। उसका सिर जीनो हॉल से टकराया, जिससे वह भारी पत्थर का फर्श टूट गया। किन शियू का पूरा सिर उनम्र, गर्म टूटे हुए पत्थरों के अंदर था। किन शियू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पुतलियां मानो अपना ध्यान खो बैठी थीं। उसे पूरा यकीन नहीं हो रहा था। वान एर, जो उसके हाथों में था, उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। हान सेन के हाथ किन शियू के माथे पर दबे हुए थे और वह उसे धकेलता रहा। किन शियू अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। उसके शरीर में खून की लपटें बेतहाशा नाच रही थीं। उठने के लिए उसके हाथ जमीन पर टिके हुए थे, लेकिन हान सेन अभी उसे धकेल रहा था। वह उठ नहीं पा रहा था। उसकी आंखें इस बात पर अविश्वास से भरी हुई थीं कि क्या हो रहा है। उसने हान सेन से कहा, असंभव। वान एर तुम्हें कैसे प्रभावित नहीं कर सकता। तुमने जीन्स की कहानी खोज निकाली, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें नहीं पता था कि इसमें हमेशा के लिए शक्ति है? इस पर किसी भी शक्ति का असर नहीं हो सकता। जीन्स की कहानी की शक्ति उसकी कोशिकाओं में लहरा रही थी। पहले हान सेन जीन्स की कहानी की शक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना पाया था। जब उसे पूरी तरह स्थिर होने का मतलब समझ आया, तो उसे हमेशा के लिए जीने का असली मतलब समझ आया। शरीर को सचमुच नियंत्रित करने के लिए ये काफी था। अब वानर भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। नहीं, नामुमकिन। जीन्स की कहानी काम नहीं कर सकती। जीन्स की कहानी का अभ्यास करने के लिए आपके पास सुपर जीन होना चाहिए। अगर आपके पास सुपर जीन है, तो आपको जीन्स की कहानी का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसा चक्र है जो काम नहीं कर सकता। इसका काम करना नामुमकिन है। किन शियू के बोलते ही खूनी आग बेकाबू होकर फूट पड़ी। वह हान सेन को उड़ा देने वाला था। वह अपना सिर सिर्फ 1 इंच ही ऊपर उठा पाया था कि हान सेन के हाथ ने उसे फिर से नीचे दबा दिया।
वह पिछली बार से भी ज्यादा गहरे पत्थरों से दब गया था। उसका पूरा ऊपरी शरीर दबा हुआ था। हान सेन के शरीर के चारों ओर भयानक खूनी आग भड़क उठी, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उल्टी रक्त शक्ति, जो किसी ईश्वरीय आत्मा को भी नीचा दिखा सकती थी, हान सेन पर कोई असर नहीं कर पाए। किन शियू, अब समय आ गया है कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। हान सेन ने किन शियू के शरीर को दबाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किन शियू की खूनी आग भड़क रही थी। वह मानो ज्वालामुखी फट रहा हो। हालांकि वह उठ नहीं पा रहा था, फिर भी उसने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीन्स की कहानी जैसी सफल जीनो कला तुम्हारे द्वारा ही सफल हो पाएगी। तो क्या तुम मुझे मार सकते हो? अगर मैं मर गया तो लिटिल फ्लावर मेरे साथ मर जाएगी। तुम मुझे नहीं मार सकते। सच में? हान सेन का चेहरा नहीं बदला। उसकी आंखों की रोशनी अजीब लगने लगी। डोन शुआन सूत्र की शक्ति हान सेन के शरीर में चुपचाप तैर रही थी। हान सेन की नज़र में पूरा ब्रह्मांड विभाजित हो गया था। वह एक छोटे से पदार्थ में बदल गया था जो पूरी तरह से आदिम था। हान सेन ने किन शियू का माथा थाम लिया। उसके पारदर्शी हाथ मानो कुछ भी नहीं थे, सीधे हेलमेट में घुस गए। वह लिटिल फ्लावर के शरीर के आर पार चला गया। हान सेन के हाथों से लिटिल फ्लावर के शरीर से एक रक्त लाल परछाई निकली। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। लिटिल फ्लावर का शरीर उड़ गया। भगवान का पत्थर का फर्श मानो मकड़ी के जाले की तरह चारों तरफ फट गया। इससे एक विशाल पत्थर का छेद बन गया। छेद के बीच में एक लाल परछाई थी। उस लाल परछाई का चेहरा किनशिया की मूर्ति जैसा था। लिटिल फ्लावर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह जाग गया। उसने खांसी की और जमीन से ऊपर उठा। उसने हान सेन को चौंक कर देखा। पिताजी। हान सेन ने किन शियू को पकड़ रखा था और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लिटिल फ्लावर ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, हान सेन ने किन शियू को घूरते हुए कहा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कोई तुम्हें लेकर स्पेस गार्डन ले जाएगा। मुझे अभी इस आदमी से निपटना है। कृपया ध्यान रखना, पिताजी। लिटिल फ्लावर जानता था कि रुकने से हान सेन को ही नुकसान होगा। ये कहकर वह जेनो हॉल से उड़ गया। हान सेन ने कहा, किन शियू, तुम सही कह रहे हो। हम एक जैसे हैं। जिस चीज की हमें परवाह है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। उसके हाथों की शक्ति अचानक बढ़ गई। सुपर स्पैंक शक्ति किन शियू के आत्मिक शरीर को धूल में बदलने वाली थी। सुपर स्पैंक की शक्ति के प्रभाव में किन शियू का लाल आत्मिक शरीर लाल धूल में बदलता रहा और धीरे धीरे क्षीण होता गया। किन शियू अभी भी मुस्कुरा रहा था। हाँ, हम एक जैसे हैं। मैं तुम्हें समझता हूं और तुम मुझे। उसके बाद किन शियू की नजरें घूम गईं। उसने वान एर की ओर देखा जो पास ही लेटा हुआ था। मैंने किन शियू कभी किसी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? बोलो, हान सेन ने कहा। उसके हाथों की शक्ति किन शियू के शरीर को कुचलने के लिए बढ़ गई। उसका आत्मिक शरीर तेजी से टूट रहा था। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, किन शियू ने कहा। अगर मैं हार गया तो क्या तुम वान एर का ध्यान रखोगे? ये सारा अपराध मेरा ही किया धरा है। वान एर को मेरे पापों का फल नहीं भुगतना चाहिए क्योंकि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कृपया उसका ध्यान रखना। हान सेन ने कहा, जब तक वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जब तक मैं जीवित हूं, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किन शियाओ की भौहें उठ गईं। उसका शरीर बदल रहा था। वह अजीब लग रहा था और आगे बोला, मेरे लिए तो ये दुनिया नर्क जैसी है, लेकिन यह वान एर की दुनिया है। यहाँ उसके परिवार और दोस्त हैं। वह इस दुनिया को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती। मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता। किन शियू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लाल आत्मिक शरीर में एक अजीब सा सूरज उगाया। धमाका। जब किन शियू के शरीर में शक्ति मुक्त हुई तो उसके शरीर के नीचे की दरारें फैल गईं। इससे एक विशाल अंतरिक्ष दरार बन गई। यह अंतरिक्ष दरार सामान्य अंतरिक्ष दरारों से अलग थी। इस अंतरिक्ष दरार की उपस्थिति धूसर थी। यह अजीब था। इससे हान सेन को लगा जैसे वह खतरे में है। किन शियू की उपस्थिति में वो पानी में मछली की तरह थी। लाल आग और तेज होती जा रही थी। ये देखकर ईश्वर के हाव भाव बदल गए। उन्होंने हान सेन की ओर देखा और जल्दी से कहा, जल्दी करो और उसे मार डालो। हम उसे उल्टा रास्ता खोलने की इजाजत नहीं दे सकते। हान सेन को एहसास हुआ कि यह कितना बुरा था। हालांकि डरावनी अंतरिक्ष शक्ति खत्म हो गई थी, अमरदेव पत्थर बर्फ की तरह पिघल गया।
उस अंतरिक्ष में डरावनी उपस्थिति और भी प्रबल हो गई। ये किसी राक्षसी भूमि से आई राक्षसी उपस्थिति जैसा था। हान सेन इस शक्ति से परिचित था। जब वह आउटर स्काई लेक में मछली पकड़ रहा था तो उसे ऐसी ही एक उपस्थिति का एहसास हुआ था। ये प्रतिभौतिक दुनिया की उपस्थिति थी। किन शियू ने अचानक एक अजीब सी हंसी हंसी। हान सेन, आओ और साथ मिलकर नर्क के नज़ारे का आनंद लो। किन शियू के हाथों ने अचानक हान सेन को पकड़ लिया और उसे अंतरिक्ष की दरार में खींच लिया। हान सेन किन शियू को मारना चाहता था, लेकिन किन शियू का आत्मिक शरीर असाधारण रूप से मजबूत था। सुपर स्पैम की अधिकतम शक्ति का उपयोग करने के बावजूद वह कुछ ही समय में किन शियू के आत्मिक शरीर को नष्ट नहीं कर पाया। किन शियू ने हान सेन को समय और स्थान की दरार में खींच लिया। उनके बगल में खड़ा वान एर भी अंदर गिर गया। वे तीनों समय और स्थान की उस अजीब सी दरार में गिरते रहे। हान सेन ने देखा कि उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड उस सुरंग की अजीबोगरीब शक्ति को रोक नहीं पा रहा था। उसका शरीर घुल रहा था। हान सेन को इस बात से झटका लगा कि किन शियू पर सुरंग की शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा था। वह बिल्कुल भी विलीन नहीं हो रहा था। वानर की सुनहरी शक्ति उल्टी सुरंग की अजीबोगरीब शक्ति का सामना नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर भी घुल रहा था, लेकिन हान सेन से भी तेज गति से। बेशक तुम्हारे पास मौजूद जीन्स की कहानी सफल नहीं हुई, वरना तुम उल्टी सुरंग की शक्ति में विलीन नहीं हो रहे होते। किंग शियू ने हान सेन को जाने दिया और वान एर को थामे हुए बोला। हान सेन हैरान रह गया। उसे हराने का यह उसका आखिरी मौका था। किन शियू पर उल्टी सुरंग की शक्ति का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हान सेन पर असर पड़ा। अगर किन शियू उसे अंतरिक्ष सुरंग में धकेलता रहा तो हान सेन उसे मार भी सकता था, लेकिन दोनों एक साथ मर जाते। याद रखना वो वादा जो तुमने मुझसे किया था, किन शियू ने वानर के बालों को सहलाते हुए और उसके गालों को चूमते हुए कहा। तुम वानर का ख्याल रखोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सुनिश्चित करना कि वह खुशी से रहे। उस चुंबन के साथ किन शियू के शरीर की लाल रोशनी वानर में प्रवेश कर गई। लाल रोशनी ने वानर को अपने घेरे में ले लिया और उसे अपने अंदर ही रोक लिया। उसके शरीर के बाहर एक लाल परत ने उल्टी सुरंग की शक्ति को उसे नष्ट करने से रोक दिया। शक्ति के भारी ह्रास के कारण किन शियू का शरीर मंद पड़ गया। वह प्रकट होता और अदृश्य हो जाता। उसके शरीर का पवित्र प्रकाश उल्टी सुरंग में विलीन हो गया। उसका शरीर मंद होता जा रहा था। उसने अपने हाथ आगे करके वानर को हान सेन के सामने कर दिया। हान सेन ने वानर को उठा लिया। किन शियू उस पर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान से लोगों को और भी दुख हुआ। वापस जाओ, अपनी दुनिया में वापस जाओ। वानर को ले जाओ और जी लो। शायद यही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। जो छूट गया सो छूट गया। मैं उसे वापस पाने की कोशिश नहीं कर सकती। मैं किन शियू आसमान के खिलाफ नहीं जा सकती। उसके बाद किन शियू के शरीर में एक लाल बत्ती छा गई। उसका पूरा शरीर आग से जल उठा। वह एक लाल शक्ति में बदल गया। उसने हान सेन और वान एर को लपेट लिया और उल्टी सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर वापस धकेल दिया। जैसे जैसे वे उल्टी सुरंग के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, किन शियू की लाल अग्नि क्षीण होती गई। उसने अपनी पूरी जान लगाकर जितना हो सके उतना शक्तिशाली बनने की कोशिश की। जब लाल अग्नि बुझ गई तो ये किन शियू के जीवन का आधिकारिक अंत होगा। उल्टी सुरंग का प्रवेश द्वार देखकर किन शियू की लाल बत्ती पहले ही बुझ चुकी थी। हान सेन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वहां से निकल गया। जब हान सेन बाहर जाने को तैयार हुआ तो आत्माओं के सागर से अचानक किसी के रोने की आवाज आई। मृत क्रिस्टल कवच अपने आप आत्माओं के सागर से बाहर निकल आया और हान सेन के शरीर को लपेट लिया। हान सेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जब काला क्रिस्टल कवच उसके शरीर के चारों ओर था तो वह चीजों के विपरीत दिशा में चला गया। इसने उसके शरीर को उल्टी सुरंग में और अंदर खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? हान सेन पागलों की तरह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता रहा। वह अपना रास्ता बदलकर उल्टी सुरंग से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। काला क्रिस्टल उसे और नीचे खींचता जा रहा था। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। काला क्रिस्टल कवच खामोश था। वह बस हान सेन को और गहरे डूबने पर मजबूर करता रहा। उल्टी सुरंग का कवच काले क्रिस्टल कवच को तोड़ नहीं पाया। उल्टी सुरंग के अंदर काले क्रिस्टल कवच से एक अजीब सी शक्ति उमड़ रही थी। वह हान सेन के शरीर में जा रही थी। इससे उसके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव आ रहे थे। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव अच्छे हैं या बुरे। अपनी शक्ति के बल पर वह उस शक्ति को अपने शरीर में बदलाव लाने से नहीं रोक पा रहा था। वान एर के पास किन शियू द्वारा दी गई सुरक्षा शक्ति थी। उसमें ऐसे कोई बदलाव नहीं हुए।
उल्टी सुरंग एक अथाह खाई जैसी थी। हान सेन और वान एर डूब रहे थे, सब कुछ खाली सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर खालीपन में समा गए हों। ब्रह्मांड के डॉलर कैलेंडर का पहला वर्ष। इस वर्ष मानव अल्फा डॉलर ने दुनिया के विध्वंसक प्रयास को विफल कर दिया और जीनो ब्रह्मांड और उसके असंख्य निवासियों को बचाया। विध्वंसक के साथ मारे गए डॉलर की स्मृति में उस वर्ष को डॉलर वर्ष एक नाम दिया गया। इस प्रकार ब्रह्मांड का नया कैलेंडर शुरू हुआ। मनुष्य और आत्माएं अब जीनो ब्रह्मांड के सदस्य थे। अनगिनत मानव अभिजात वर्ग और आत्मा अभिजात वर्ग स्पेस गार्डन और सीक्रेट से थे। इसने मनुष्यों और आत्माओं को ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने में सक्षम बनाया। वांग युहांग प्रयोगशाला में गया और जी किंग से पूछा, भाई किंग, आपका शोध कैसा चल रहा है? क्या हमारे लिए एंटीमेटीरियल दुनिया तक पहुंचने का कोई रास्ता है? नहीं, प्रतिपदार्थ जगत की शक्ति बहुत अजीब है, जी किंग ने कहा। हमने मिरर लेक के रास्ते प्रतिपदार्थ जगत में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पदार्थ प्रतिपदार्थ जगत की शक्ति को झेल नहीं पाया। किन शुवान एक रिकॉर्ड लेकर पहुंची। पिछले 2 सालों से हमने एंटीमेटीरियल सुरंग को खोलने के लिए हर संभव कोशिश की है। हमने जो भी कोशिश की उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। परीक्षण बार बार विफल होते जा रहे हैं। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वांग युहांग ने दुखी होकर कहा, जीनो हॉल के भगवान को पता होना चाहिए कि एंटीमेटीरियल दुनिया तक कैसे पहुंचा जाए, लेकिन वह हमें नहीं बताएगा। सब ठीक है, किन शुवान ने यकीन से कहा। हम जानते हैं कि हान सेन मरा नहीं है। अगर वो बच गया तो हमारे लिए भी बच निकलना मुमकिन होगा। हाँ, हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वांग युहांग ने मुठ्ठियां लहराते हुए कहा। हम छोटे सैनम्यू को अकेले ही प्रति भौतिक दुनिया का मालिक नहीं बनने दे सकते। 01 सुरंग से आया, भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुमने बावा को देखा है? नहीं, लगता है उसे आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है, जिकिंग ने कहा। शायद वह लिटिल 6 और लिटिल 9 को शिकार पर ले गई होगी। उसकी। वांग युहांग ने अपने होंठ ऊपर उठाए और कहा, चिंता मत करो। स्पेस गार्डन में उसे कुछ नहीं होगा। अगर कोई उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता है तो चाहे वह कोई भी हो, वह सचमुच बहुत मूर्ख होगा। उसी समय स्पेस गार्डन के एक पहाड़ पर जहां कोई नहीं रहता था, बाओ एर एक अजीब सी कांसे की वस्तु के ऊपर खड़ी थी। उसने उस कांसे की वस्तु को देखा। वह कांसे की वस्तु हान सेन का 4 भेड़ों वाला घन था। बाओ एर के बगल में एक भविष्यवक्ता बूढ़ा आदमी खड़ा था जो एक झंडा पकड़े हुए था। झंडे पर लिखा था, सभी भाग्यों की गणना। बस यही 4 बड़े शब्द थे। बाओ एर ने पलकें झपकाईं। उसने भविष्यवक्ता बूढ़े को घूरते हुए पूछा, क्या ये चीज मुझे सचमुच मेरे पिता के पास ले जा सकती है? बिल्कुल, मैं ईश्वर की कसम खाता हूं और मरने की दुआ करता हूं कि मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। भविष्यवक्ता बूढ़े ने ईश्वर की कसम खाए। मिल गया, आखिरकार मिल गया। इतने सारे लोग मर गए, आखिरकार मिल गया। एक बेहद अंधेरी भूमिगत गुफा में एक भूमिगत नदी एक झरने की ओर जाती थी। उसका बहाव बहुत गहरा था। पानी की तलहटी तक एक तेज आवाज गूंजती थी। अगर कोई गौर से देखे तो पाता कि भूमिगत नदी का पानी लाल था। खूनी ड्रैगन दहाड़ रहे थे। कुल मिलाकर उनकी संख्या 9 थी। खुरदुरे कपड़े पहने 8 लोग पानी के किनारे खड़े थे। वे पानी को घूर रहे थे। सभी बेहद उत्साहित लग रहे थे। वहां खड़े खड़े उनके शरीर कांप रहे थे और हिल रहे थे। मिस्टर यांग, पानी में वो क्या चीज है? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग की तरफ देखा। सवाल पूछते हुए उसकी स्वर तंत्रियां कांप रही थीं। बुजुर्ग, जिसका नाम मिस्टर यांग था, ने इधर उधर देखा। उसने कुछ देर देखा और कहा, यह निश्चित रूप से वही जगह है जहां रक ड्रैगन अपने घोंसले में लौटा था। यह एक ऐसी जगह है जहां नाड़ी तेज और स्पष्ट है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां वास्तव में एक उच्च श्रेणी का जीन अंडा होना चाहिए। केवल एक चीज जो मुझे नहीं पता वह यह है कि क्या ये वास्तव में राजा किन द्वारा दफनाया गया जीन अंडा है और जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको खुद ही यह पता लगाना होगा, मिस्टर मिंग। मुझे विश्वास है, ये सही जगह होनी चाहिए। ये वही जगह होनी चाहिए जहां राजा किन ने जीन अंडा दफनाया था। जीन अंडा पानी में होना चाहिए। जल्दी करो, वहां जाओ और जीन अंडा उठाओ। मिस्टर मेंग ने झरने के लाल बेसिन के नीचे लाल रोशनी देखी, इसलिए दूसरों को जल्दी से डुबकी लगाने और ये देखने के लिए जल्दी किया कि यह क्या था। लोग थोड़े डरे हुए थे। मिस्टर मेंग के अधिकार के कारण उनके पास खून के कुंड में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे कुंड की सतह के नीचे लाल बत्ती तक तैर गए। केवल मिस्टर मेंग और मिस्टर यांग दूर खड़े होकर कुंड को देख रहे थे।
कुछ ही देर बाद 6 लोग पानी से बाहर निकले। साथ मिलकर वे कुंड से बाहर निकले और वह चीज निकाल लाए जिसकी उन्हें तलाश थी। यह एक विशाल 3 फुट बड़ा अंडा था। जब अंडे के आकार की चीज को बेसिन से बाहर निकाला गया तो पानी की रोशनी गायब हो गई। सिर्फ अंडा लाल रोशनी से चमक रहा था। विशाल अंडा खूनी जहर जैसा था। देखने में अच्छा लग रहा था। अजीबोगरीब सुंदर बड़े अंडे को देखकर सब उसे लालच भरी नजरों से देखने लगे। मिस्टर मेंग इतने उत्साहित हो गए कि बेतुकी बातें करने लगे। ये सही होना चाहिए, ये जीन अंडा है। राजा किन का जन्म ही बुरे खून के साथ हुआ था। बचपन में उन्हें बहुत सताया जाता था। उनकी बहन वानर का खून बहुत खास था जिससे उन्हें अपार प्रतिभा मिली। अपने भाई की मदद करने के लिए वानर ने राजा किन को अपना खून दिया। फिर उन्होंने किन साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन वानर ने अपना खून खो दिया और एक बेकार चीज बन गई जो अभ्यास नहीं कर सकती थी। वह बीमार हो गई और मर गई। अगर वानर ने अपना खून नहीं खोया होता तो वह कभी बीमार नहीं पड़ती। राजा किन ने इसके लिए खुद को दोषी ठहराया। वह बहुत दुखी था। इससे वह बिल्कुल पागल हो गया था। उसने वानर को वापस जिंदा करने की हर संभव कोशिश की। सभी जानते थे कि किन साम्राज्य अमरता की तलाश में है, लेकिन लोगों को ये कभी पता नहीं चला कि यह उसके लिए नहीं था। उसने यह अपनी मृत बहन वानर के लिए किया था। राजा किन को ये पौराणिक उच्च श्रेणी का जीन अंडा मिला। उसे उम्मीद थी कि जीन शक्ति वानर को वापस जिंदा कर देगी। लेकिन उनके लोग वापस जिंदा नहीं हो सके। वानर को वापस जिंदा नहीं किया जा सका। वानर के बिना राजा किन को पूरी दुनिया बेमानी लग रही थी। उन्होंने जीन अंडा फेंक दिया। मेरे पूर्वज राजा किन के शाही रक्षक थे। वे जानते थे कि राजा किन इस प्राचीन विशाल देव पर्वत पर वानर को पुनर्जीवित करना चाहते थे। वह जानते थे कि राजा किन ने जीन अंडा नहीं लिया और फिर कभी इस जगह नहीं लौटे। हालांकि हमारे पूर्वजों को ठीक से पता नहीं था कि वो कहाँ है। आखिरकार कई पीढ़ियां बीत गईं और वे सभी लोग मर गए। मुझे आखिरकार यह जीन अंडा मिल ही गया। इस जीन अंडे के साथ मेंग परिवार बहुत मशहूर हो जाएगा। अपनी बात खत्म करने के बाद मिस्टर मेंग हंसे। मिस्टर मेंग अपनी हंसी बंद कर पाते इससे पहले ही टीम में से किसी ने भयानक चीख मारी। कुछ ही देर बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं चीख रहा था। खूनी बेसिन से जीन अंडा इकट्ठा करने वाले 6 लोग जमीन पर गिरकर जोर जोर से चीख रहे थे और लोटपोट हो रहे थे। मिस्टर मेंग और मिस्टर यांग जो कुछ हो रहा था उससे स्तब्ध थे। लोग जमीन पर तड़प रहे थे। उनके शरीर तेजी से लुढ़क रहे थे। वे तब तक लुढ़कते रहे जब तक कि वे पिघलकर खून के पानी में नहीं बदल गए। मिस्टर, बचाओ, हमें बचाओ। कुछ लोगों ने हाथ आगे बढ़ाए। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। वे मिस्टर मेंग से मदद मांगना चाहते थे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उनकी हड्डियां सड़ने लगीं और तरल हो गईं। पलक झपकते ही वे 6 लोग खून के 6 गड्ढों में बदल गए। उनके शरीर के घुलने से बाल का एक भी गुच्छा नहीं बचा था। मिस्टर मेंग और मिस्टर यांग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने नदी के पानी की जांच की और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। ये सब अचानक होना वाकई बहुत अजीब था। मिस्टर मेंग खुश थे कि उन्होंने पूल के पानी को नहीं छुआ था। मिस्टर यांग, कृपया जीन अंडा वापस ले जाने में मेरी मदद करें, मिस्टर मेंग ने मिस्टर यांग से कहा। मिस्टर यांग का चेहरा जम गया। उनकी मुस्कान व्यंग्यात्मक थी। मिस्टर मेंग, मैं तो बस एक मिस्टर हूं। मैंने कोई अभ्यास नहीं किया। मिस्टर मेंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मिस्टर यांग। वे इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने रक्त जल को छुआ था। जीन अंडा अपने आप में ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर यांग ने सोचा, अगर यह ठीक है तो आप इसे खुद क्यों नहीं ले जाते। हालांकि उन्होंने ऐसा सोचा था, मिस्टर यांग मना नहीं कर सकते थे। मिस्टर मेंग की निगरानी में उनके पास बड़े लाल जैद जैसे अंडे की ओर सावधानी से चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि बड़ा अंडा साफ था और उस पर खून का कोई दाग नहीं था, फिर भी मिस्टर यांग ने उसे छूने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर बड़े अंडे पर लपेट दिए। उन्होंने एक गांठ बांधी और उसे उठा लिया। वे बड़े अंडे को उठाने ही वाले थे जब मिस्टर यांग ने जोर लगाया तो एक कच्चा जैसी आवाज सुनाई दी। जैद जैसा बड़ा अंडा टूट गया। दरार अंडे के खोल पर फैल रही थी। मिस्टर यांग और मिस्टर मेंग हैरान रह गए। एक पल बाद मिस्टर मेंग उत्साहित हो गए। भगवान ने मेंग परिवार की मदद की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीन अंडा अब फूटेगा। मुझे आश्चर्य है कि इस पौराणिक जीन अंडे के अंदर कौन सा जीव है। मिस्टर यांग ने टूटे हुए जीन अंडे को देखा और कहा, राजा किन साम्राज्य के राजा थे। ये बहुत समय पहले की बात है।
उनके बारे में सब कुछ बस एक किंवदंती थी। अगर ये किंवदंतियां सच हैं, तो ये जीन अंडा हमारे लिए एक बहुत ही दुर्लभ जीन उत्पन्न कर सकता है। दौड़, वे बातें कर ही रहे थे कि एक और कच्चा की आवाज आए। बड़े अंडे का दरार फैल रहा था। लाल जैद जैसा अंडे का छिलका टुकड़ों में जमीन पर गिर गया। मिस्टर यांग और मिस्टर मेंग ने आंखें फाड़कर टूटे हुए अंडे के छिलके को देखा। वे तुरंत स्तब्ध रह गए। अंडे के खोल के अंदर लगभग 20 साल का एक आदमी था। उसके बाल काले और त्वचा क्रिस्टल जैसी थी। वह ऐसे मुड़ा हुआ था मानो सो रहा हो। मानव सदृश जीन जाति। मिस्टर मेंग इतने उत्साहित थे कि उनकी आवाज कांपने लगी। एक मुक्का हान सेन को लगा जैसे उसने अभी अभी अच्छी नींद ली हो। उसे इतना अच्छा लगा कि वह लगभग करा उठा। उसने आंखें खोली। सामने जो कुछ देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में उसके साथ क्या हो गया। हान सेन को बस इतना याद था कि काला क्रिस्टल कवच उसे एक उल्टी सुरंग में घसीट रहा था। वह तब तक गिरता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। हान सेन को लगा कि अब उसका अंत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो काला क्रिस्टल कवच उसे मार डालने पर आमादा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस सो गया हो। जब उसकी नींद खुली तो हान सेन ने देखा कि वह नंगा था और टूटे हुए अंडे के छिलके में लिपटा हुआ था। वान एर गायब था और उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह लालच भरी आंखों से उसके शरीर को घूर रहा था। हान सेन के दिमाग में कुछ शब्द कौंध रहे थे, काममुक्त, समलैंगिक और चश्मा। हान सेन ने अपनी उंगलियां हिलाते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। वह बुदबुदा रहा था, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। भाड़ में जाओ, तुम बिगड़ैल। हान सेन ने सोचा पर कुछ नहीं कहा। उसने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ एक मुक्का मारा। अधेड़ उम्र के आदमी ने हान सेन को मुक्का मारते देखा। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका चेहरा और भी उत्तेजित हो गया था जब उसने कहा, मानव जैसी जीन वाली प्रजाति। एक बहुत ही दुर्लभ मानव जैसी जीन वाली प्रजाति। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा तत्व है। किंवदंतियों का दावा है कि राजा किन का जीन अंडा एक समय और स्थान तत्व था। अगर यह एक समय और स्थान वाली मानव जैसी जीन वाली प्रजाति है तो इसे बड़ा करने के बाद वह एक देव मंदिर ले सकता है और अपना राज्य बना सकता है। यह संभव होगा। सावधान मिस्टर मेंग, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मिस्टर यांग, जो पास ही खड़े थे, अजीब लग रहे थे क्योंकि उन्होंने दूसरे आदमी को सावधान करने की कोशिश की थी। चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक नई जन्मी मानवरूपी जीन प्रजाति पर दावा नहीं कर सकता? मिस्टर मेंग को मिस्टर यांग की चेतावनी की परवाह नहीं थी। उन्हें हान सेन के घूंसे से कोई ताकत महसूस नहीं हुई। वह अभी अभी पैदा हुआ था, इसलिए जीन प्रजाति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मिस्टर मेंग ने सोचा, कोई बात नहीं, पहले उसे ही अपना लेते हैं, फिर हम उसे सिखा सकते हैं। मानवरूपी जीन प्रजाति के लोग बहुत कीमती होते हैं। हम इस खबर को लीक नहीं होने दे सकते। मैं मिस्टर यांग को नहीं रख सकता। उन्होंने अचानक कुछ ताकत निकाली और हान सेन के घूंसे को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मिस्टर मेंग का शरीर फैल गया। उनके चेहरे के भाव अजीब थे। उनके सिर पर गाय के सींग थे और शरीर पर स्टील जैसे काले बाल थे। उनका शरीर बहुत मजबूत होता जा रहा था। उनमें से एक बहुत शक्तिशाली शक्ति उभर रही थी। जब उनका हाथ हान सेन की मुट्ठी से टकराया तो मिस्टर मेंग का चेहरा अचानक बदल गया। उन्हें पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। मिस्टर मेंग का हाथ मुट्ठी से छिन्न भिन्न हो गया। मुट्ठी उनकी छाती पर लगी और उनके शरीर को उड़ा दिया। वे एक पत्थर की दीवार से टकराए, फट गए और दीवार पर खून के धब्बे बन गए। मिस्टर यांग का मुंह खुला का खुला रह गया। मिस्टर मेंग को खून के धब्बे में बदलते देख वे सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। वह जानता था कि उसने कुछ गड़बड़ महसूस की है, लेकिन उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। चाहे किसी जीन नस्ल का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, जन्म के समय वह इतनी मजबूत नहीं होती। हालांकि उच्च श्रेणी की जीन नस्ल के बच्चे ज्यादा मजबूत होते थे, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं होते थे कि मिस्टर मेंग के शरीर को एक ही मुक्के से चकनाचूर कर सकें। मिस्टर मेंग एक कुलीन व्यक्ति थे जो प्राचीन देवनगरी में बहुत ऊंचे पद पर थे। अगर उन्होंने किसी जीन प्रजाति का इस्तेमाल न भी किया होता तो भी अपने रक्त की शक्ति से वे ज्यादातर इंसानों से बेहतर होते। एक नई जन्मी जीन प्रजाति को एक मामूली घूंसे से इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। मिस्टर यांग को यकीन था कि अगर वह ये कहानी दूसरों को बताएंगे तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हान सेन ने आश्चर्य से उसकी मुट्ठियों को देखा। हान सेन का किसी की हत्या करने का इरादा नहीं था। उसने सोचा कि अधेड़ उम्र का आदमी देखने में तो काफी मजबूत लग रहा था,
लेकिन वो इतना कमजोर था कि एक छोटा सा घूंसा भी नहीं सह सकता था। दरअसल हान सेन के लिए वह एक बहुत ही छोटा मुक्का था। जब हान सेन ने मुक्का मारा तो उसने एक जीनो आर्ट का इस्तेमाल किया। वह जीनो आर्ट की शक्ति का इस्तेमाल करके उस आदमी को फंसाना चाहता था ताकि वह जानकारी हासिल कर सके और समझ सके कि क्या हो रहा है। किसे पता था कि एक बार जीनो आर्ट का इस्तेमाल करने के बाद उस पर एक भयानक दबाव पड़ेगा। इसने उसे अपनी शक्ति दबाने पर मजबूर कर दिया। उसने जीनो आर्ट की शक्ति को मिटा दिया और मुक्का काफी कमजोर कर दिया। यह पानी पर मुक्का मारने जैसा था। प्रतिरोध बहुत ज्यादा था। फिर भी उस तरह का एक घूंसा उस अधेड़ उम्र के आदमी को, जो देखने में मजबूत लग रहा था, उड़ा देता है। हान सेन लोगों की हत्या से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की हत्या से डरता था। इसलिए वह पहले सवाल पूछना चाहता था। बदकिस्मती से बात पहले ही ऐसी हो चुकी थी। उसे कुछ बुरा लगा। उसने पास ही खड़े मिस्टर यांग की तरफ देखा। मिस्टर यांग घबरा रहे थे। इससे पहले हान सेन ने मिस्टर मेन को एक मुक्का मारकर मार डाला था। उस डरावने दृश्य ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। अब हान सेन शांति से उन्हें देख रहे थे। ये किसी राक्षस राजा की नजरों से भी ज्यादा डरावना था। मिस्टर यांग के पैर गीले पड़ गए। वे जमीन पर लेट गए। उनकी पैंट गीली हो गई थी। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। वह उस आदमी को देखने के लिए डोंगशुआन सूत्र का जाप करना चाहता था। जैसे ही उसने डोंगशुआन सूत्र का जाप किया, उसने एक भयानक दबाव महसूस किया जिसने आकाश और जमीन को दबा दिया। वह इसे मुश्किल से झेल पाया, मानो कोई पहाड़ उसे कुचल रहा हो। वह जीनो आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हान सेन द्वारा जीनो कला को रद्द करने के बाद आकाश और जमीन को कुचलने वाला अजीब दमन खत्म हो गया। क्या इसका मतलब, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? हान सेन के लिए भी यह एहसास कोई नई बात नहीं थी। जब उसने नीली रक्त शक्ति का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन वह कभी इतना मजबूत नहीं था। हान सेन ने कुछ और बार कोशिश की और पाया कि उसका अनुमान सही था। इस दुनिया की शक्ति उसे दूर भगा रही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर वह कोई जीनो आर्ट या बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल न करे तो दुनिया उसके शरीर को दूर नहीं भगाएगी। जब वह कुछ नहीं कर रहा था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब मुझे समझ आया, यही वो दुनिया होनी चाहिए थी जहां किनजू का जन्म हुआ था। मेरे शरीर में किनजू के कुछ जीन हैं, इसलिए मैं उनसे विमुख नहीं हो रहा हूं। इस दुनिया में ब्रह्मांड की जीन कलाएं विमुख हैं। मेरी स्थिति ऐसी है जैसे किनजू ब्रह्मांड में जा रही हो। हान सेन को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसे डर था कि किनजू जिस दुनिया से आए है वहां कई शक्तिशाली जीव हैं, इसलिए इस खोज ने उसे खुश कर दिया। ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा है। कम से कम उसके सामने वाले दो आदमी बहुत कमजोर थे। उनके पास कोई मौका नहीं था। अगर किनजू ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकती है तो मैं भी वहां वापस जा सकता हूं। सबसे जरूरी बात यह पता लगाना है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। शायद तब मैं किनजू के बारे में कुछ पता लगा सकूं। हान सेन ने मिस्टर यांग की तरफ देखा जो जमीन पर कांप रहे थे। प्राचीन विशाल देव पर्वत एक पुराना पर्वत था। हालांकि नाम प्राचीन देवनगर जैसा लग रहा था, लेकिन ये प्राचीन विशाल देव पर्वत में नहीं था। ये पर्वत के पास कहीं शांत जगह पर था। हान सेन ने काले कपड़े पहने और मिस्टर यांग के पीछे प्राचीन देवनगर की ओर चल पड़ा। उसने प्राचीन देवनगर की हर चीज को उत्सुकता से देखा। प्राचीन देवनगरी में हान सेन के लिए सब कुछ नया था। यह एक बहुत ही आधुनिक शहर था। दरअसल ये शहर न होकर एक पुराने किले जैसा था जिसका आधुनिकीकरण किया गया था। शहर में कारें और विमान थे और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। हान सेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने विकसित शहर के लिए यह अभी भी एक अनुभवजन्य युग में था। प्राचीन देवनगर किन साम्राज्य का था। किन साम्राज्य में माप का सबसे निचला रूप शहर था। राज्यों के बीच कोई विभाजन नहीं था। हर शहर बड़े किन साम्राज्य का हिस्सा था और हर ग्रह का सिर्फ एक शहर था। अजीब बात यह थी कि इस उन्नत तकनीक के अलावा हर इंसान के पास हर तरह के पालतू जानवर मौजूद थे। मिस्टर यांग के अनुसार इन पालतू जानवरों को जीन प्रजातियां कहा जाता था। ये जीन के अंडों से निकले जीव थे। हान सेन भी जीन के अंडों से निकला था। वह सिर्फ जन्म लेने भर से ही ऊंचे स्तर पर था। हान सेन ने इधर उधर देखा। उसे कुछ बाघ, शेर, हाथी और ऐसे ही जीव दिखाई दिए। उसने कई जीन प्रजातियां देखीं। एक व्यक्ति के पास तो एक बड़ा हरा मेंटिस भी था। हान सेन अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके जीन रेस को स्कैन नहीं कर पा रहा था और न ही उनके बारे में ज्यादा जान पा रहा था।
वह उनके रूप रंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहा था। श्रीमान, आगे प्राचीन देव नगरी का देव मंदिर है। श्रीमान यांग ने आगे की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोले। हान सेन ने उस ओर देखा जहां मिस्टर यांग इशारा कर रहे थे। उसने आंखें मूंद लीं और देखा कि देव मंदिर प्राचीन देव नगरी के बीचों बीच था। ये बैंगनी पत्थर से बना था और बहुत पुराना लग रहा था। मंदिर का आकार अजीब था। दोनों मंदिर आपस में जुड़े हुए थे। दूर से देखने पर यह एक विशाल बैंगनी फूल जैसा लग रहा था। मंदिर के दरवाजे के ऊपर एक नक्काशी थी जिस पर लिखा था, दुष्ट कमल देव मंदिर। शहर का वह नाम और रूप हान सेन को बहुत परिचित था। इससे उसे लगा, देव ध्वज के अलावा ये जगह दुष्ट कमल देवता का देव मंदिर है। हान सेन अंदर जाकर देखना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या किसी मूर्ति में दुष्ट कमल देवता को दर्शाया गया है, लेकिन मिस्टर यांग ने घबराई हुई नजरों से उसे दूर खींच लिया। उसने कहा, मिस्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। देव मंदिर शहर का आधार होते हैं। शहर के लिए इनका बहुत महत्व होता है। शहर का मुखिया वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था रखता है। आम लोग अंदर नहीं जा सकते। ये केवल रक्त नारी खुले दिन ही जनता के लिए खुला रहता है। केवल उपयुक्त आयु के लोग ही अंदर जा सकते हैं और अपने देव रक्त को खोलने के लिए देव मंदिर के अंदर आशीर्वाद ले सकते हैं। मैं समझ गया। ब्लड पल्स ओपन डे कब है? हान सेन को कोई जल्दी नहीं थी। हान सेन के पास अभी भी अपनी शक्ति थी, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे दबा दिया था। उसके पास लड़ने की पूरी शक्ति नहीं थी। मिस्टर यांग ने उसे जो बताया था उसके अनुसार इस दुनिया, जिसे जीनो ब्रह्मांड भी कहा जाता है, में 7 ब्रह्मांडीय साम्राज्य थे। बड़ा किन साम्राज्य ऐसी ही एक जगह थी और बड़े किन साम्राज्य के निर्माता का नाम किनशियू था। ये कई साल पहले की बात है। अब बड़े किन साम्राज्य का राजा किनशियू का पूर्वज था। अगर वह किनशिया वही किनशिया था जिसे हान सेन जानता था, तो किनशिया के उस जमाने में उसने भी दुनिया पर राज नहीं किया था। इसका मतलब था कि बाकी 6 ब्रह्मांडीय साम्राज्य किन साम्राज्य से कमजोर नहीं थे। वे शायद किनशिया से ज्यादा बुरे नहीं थे। हान सेन एक मेहमान था, लेकिन इस दुनिया ने उसे दबा रखा था। इस दुनिया में शायद जेनो हॉल भी था। हो सकता है कि जेनो हॉल ने किनशियू को निशाना बनाया हो। चूंकि हान सेन एक बाहरी व्यक्ति था, इसलिए हो सकता है कि वह उसे भी निशाना बनाए। हान सेन ने उस जीनो ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, ये जानने की योजना बनाई। फिर वह तय करेगा कि आगे क्या करना है। वह अपनी धाक नहीं जमाना चाहता था। किनशियू और किनवान एर की कहानी हान सेन ने मिस्टर यांग से सुनी थी। वह निश्चित रूप से जानता था कि किनशियू ही बिग किन साम्राज्य का निर्माता था। अगर यह एंटीमेटीरियल दुनिया है, तो इसका दूसरे जीनो ब्रह्मांड से क्या लेना देना है? काला क्रिस्टल मुझे यहाँ क्यों लाना चाहता था? इस जगह पर भी देव मंदिर क्यों है? हान सेन बस दुष्ट कमल देवता मंदिर जाना और इधर उधर घूमना चाहता था। वह उस दुष्ट कमल देवता को देखना चाहता था जिसका वर्णन मिस्टर यांग ने उसे किया था, और देखना चाहता था कि क्या ये वही दुष्ट कमल देवता है जिसे वह पहले जानता था। श्रीमान, प्राचीन देवनगर हर 3 महीने में खुलता है, जिसकी गिनती दिनों के हिसाब से होती है। ब्लड पल्स ओपन डे 2 दिन बाद है। उस समय आप दूसरे लोगों के साथ जाकर देख सकते हैं। श्रीमान यांग ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। फिर भी वे बहुत दृढ़ निश्चयी लग रहे थे। उन्होंने हान सेन के जूते चाटते हुए कहा, मेरा घर प्राचीन देवनगर में है। अगर आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मेरे घर आकर 2 दिन क्यों नहीं रुकते? हम परसों वापस आ सकते हैं। क्यों नहीं? हान सेन ने सिर हिलाया। हान सेन कोई नासमझ आदमी नहीं था। वह न तो लुटेरा था और न ही चोर। अगर जरूरी न हो तो वह बल प्रयोग नहीं करना चाहता था। 2 दिन इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे भगवान के मंदिर में जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं थी। वे मिस्टर यांग के घर पहुंचे। मिस्टर यांग ने हान सेन को बैठक में बैठने को कहा। वे चाय लेकर आए और बोले, 1 मिनट रुकिए मिस्टर, मैं आपके रहने के लिए जगह साफ करने आंगन में जा रहा हूं। हान सेन ने मिस्टर यांग को ठंडेपन से देखते हुए कहा, मिस्टर यांग, आप जानते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। मिस्टर यांग को ठंड का एहसास हुआ और उन्होंने गंभीरता से कहा, चिंता मत कीजिए मिस्टर, मैं समझता हूं। आप बस मिस्टर हैं, शहर से बाहर से आए हुए आदमी। मिस्टर यांग के जाने के बाद हान सेन लिविंग रूम में बैठकर चाय पीने लगा। इस दुनिया में हान सेन को लगा जैसे उसका शरीर दबा हुआ है। बाकी सब कुछ उस जीनो ब्रह्मांड जैसा ही लग रहा था जिसे वह जानता था। यहां तक कि चाय का स्वाद भी वैसा ही था। हान सेन लिविंग रूम के दरवाजे से टेक लगाकर चाय पी रहा था और दीवार पर बने चित्रों को देख रहा था।
चित्रों में जीनो प्रजातियां दर्शाई गई थीं। हान सेन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चित्रों में से एक जीनो प्रजाति काफी जानी पहचानी लग रही थी। वह एम्प्टर ड्रैगन किंग जैसी लग रही थी। हान सेन ड्राइंग देख ही रहा था कि अचानक दरवाजे के पीछे से एक महिला की आवाज आए, क्या आप मिस्टर यांग हैं? हान सेन ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजे के ठीक बाहर एक औरत खड़ी थी। उसने हरे कपड़े पहने हुए थे। वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह किसी चित्र में दिख रही किसी महिला जैसी लग रही थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल लग रही थी। तुम मिस्टर यांग को क्यों ढूंढ रहे हो? हान सेन ने लापरवाही से पूछा। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या यह मिस्टर यांग का घर है, क्योंकि हरे कपड़े वाली औरत अंदर आ सकती है और वह उन्हें पहचान नहीं पा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर यांग इतने युवा होंगे। मेरा नाम पीसफुल है। मिस्टर कियू ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी थी। मैं चाहती हूँ कि वे मुझे प्राचीन बड़े देव पर्वत पर ले जाएं और देवनाड़ी की स्थिति का पता लगाने में मेरी मदद करें। महिला ने बताया कि वह वहां क्यों आए हैं। उसने कोई गोलमोल बात नहीं कही। हान सेन ने मिस्टर यांग से इस बारे में सुना था। मिस्टर तो बस एक पदवी थी, यह उनका नाम नहीं था। मिस्टर यांग को मिस्टर मेंग ने जरूर ईश्वरीय नाड़ी का स्थान पता करने के लिए नियुक्त किया होगा। सभी जीन अंडे गॉड पल्स के अंदर पैदा हुए थे। गॉड पल्स को ढूंढना मुश्किल था। गॉड पल्स जीन अंडे ढूंढना मुश्किल था और मिस्टर्स ही वो पेशेवर थे जिन्होंने उन पर शोध किया। हान सेन उसे समझाना चाहता था कि वह मिस्टर यांग नहीं है, लेकिन मिस्टर यांग अंदर आए, हान सेन को प्रणाम किया और कहा, मिस्टर, बगीचे में कुछ गड़बड़ है। आपको जाकर देखना चाहिए। हान सेन ने मिस्टर यांग की तरफ देखा। पीसफुल से बात करते हुए वे सहज लग रहे थे। उन्होंने कहा, लेडी पीसफुल, कृपया यहीं रुकें। मैं आ रहा हूँ। पीसफुल को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने कहा, जरूर मिस्टर यांग। हान सेन मिस्टर यांग के पीछे बगीचे में गया। वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया और हान सेन से बोला, मुझे बचा लीजिए मिस्टर। तुम्हारा क्या मतलब है? हान सेन ने अनुमान लगाया कि मिस्टर यांग की यह बात पीसफुल से संबंधित है। मिस्टर यांग ने जल्दी से कहा, वह पीसफुल ड्रैगन सॉन्ग सिटी के नेता का बच्चा है। मैंने एक बार मिस्टर मेंग को ये कहते सुना था कि ड्रैगन सॉन्ग सिटी का नेता बिल्कुल उनके जैसा है। वे दोनों उस जीन अंडे की तलाश में थे जो राजा किन पीछे छोड़ गए थे। उसने मुझे ढूंढा है क्योंकि उसने ये खबर सुनी है। वह चाहती है कि मैं उन्हें ब्लड ड्रैगन के घोंसले में वापस आने का पता लगाने ले जाऊं, लेकिन वहां और कोई जीन अंडे नहीं है। अगर मैं उन्हें वहां ले गया तो वे हमें मार डालेंगे। कृपया मेरी मदद करें और मेरी जान बचाएं। हान सेन ने कहा, यदि आप नहीं जाना चाहते तो आप पीसफुल को अस्वीकार कर सकते हैं। मिस्टर यांग ने अपना सिर हिलाया। मिस्टर, आपको अंदाजा नहीं है। कुलीनों को आम लोगों को मारने का अधिकार है। मेरा खून शुद्ध नहीं है। मुझे किसी देव आत्मा से रक्त नहीं मिला। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। मैंने गुजारा करने के लिए थोड़ा भूगोल सीखा है। मेरी प्रतिष्ठा कम है। ड्रैगन सॉन्ग सिटी के नेता जैसे कुलीन, हालांकि वे इस जगह के नेता नहीं हैं, उन्हें मुझे मारने के अधिकार के लिए एक मामूली सी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्राचीन देव शहर का नेता एक आम आदमी की खातिर ड्रैगन सॉन्ग सिटी के नेता से बहस करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं इसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? मुझे आपकी जरूरत है कि आप मुझे बचाएं। अगर आप मेरी जान बचाएं तो मैं आपका दास और सेवक बनने को तैयार हूँ। उसके बाद मिस्टर यांग फिर से जमीन पर गिर पड़े। उसकी बात सुनकर हान सेन की भौहें तन गईं। किन साम्राज्य काफी विकसित था, लेकिन उसके कानून अभी भी बहुत पुराने थे। वह गठबंधन से भी कहीं बदतर था। वह बिल्कुल ब्रह्मांड जैसा था। 7 बड़े राज्य मानव राज्य थे। ये जीनो ब्रह्मांड पूरी तरह से मानव शक्ति द्वारा नियंत्रित था। यहाँ तक कि किन शिव भी एक शुद्ध मानव था। इससे हान सेन को कई बातों के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। एंटीमैटीरियल दुनिया इंसानों पर आधारित थी और जीनो ब्रह्मांड में कोई इंसान नहीं था। जब तक किन शिव ने जीनो ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं किया और क्रिस्टलाइज को अपने जीन के साथ संयोजित नहीं किया, तब तक वहां कोई इंसान नहीं था। ऐसा होने के बाद ही जीनो अभयारण्यों में इंसान दिखाई देने लगे। देव आत्माओं का इंसानों के साथ गहरा रिश्ता था। वे इंसानों का दमन करना चाहते थे। अगर यह किन शिव की वजह से था तो इसका कोई मतलब नहीं था। कई जातियां जीनो ब्रह्मांड के देवताओं को मारना चाहती थीं, लेकिन ऐसी कोई अन्य जाति नहीं थी जो मनुष्यों की तरह देव आत्माओं के क्रोध को भड़का सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किंवदंतियों में किन वानर मर चुकी थी। किन शिव ने उसे वापस जिंदा करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। फिर भी वह जीनो ब्रह्मांड में जीवित थी, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं था।
अजीब बात यह थी कि हान यूफे ने हान सेन को बताया था कि किन वान एर डायन जाति की सदस्य थी। वह किन शियू की जाति की नहीं थी। ये बात तो और भी बेतुकी लग रही थी। इस मामले में कोई गंभीर बात जरूर थी जो हान सेन को अभी तक समझ नहीं आ रही थी। हालांकि हान सेन के पास कुछ अनुमान थे, लेकिन वह अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सही था या गलत। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? हान सेन ने सोचा कि अगर उसे कम समय में दुनिया के बारे में और जानना है तो किसी स्थानीय व्यक्ति का उसके साथ रहना ज्यादा बेहतर होगा। अगर हालात ज्यादा मुश्किल न हो तो उसे उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। मिस्टर यांग ने अजीब तरह से कहा, मैं दूसरे शहर से आया हूं। ज्यादा लोगों ने मुझे नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि पीसफुल और ड्रैगन सॉन्ग सिटी के नेता जानते हैं कि मैं कैसा दिखता हूं। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मेरी पहचान का इस्तेमाल करके उन्हें ठुकरा दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो बेशक तुम उनके साथ मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम समझदार हो, तुम मुझे बलि का बकरा बना सकते हो, लेकिन फिर क्या? क्या तुम यहां से चले जाओगे और छिप जाओगे? हान सेन ने बोलते हुए अपने होंठ ऊपर उठाए। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास दैवीय शक्तियां हैं, मिस्टर मिंग ने डरते हुए कहा। तुम मिस्टर मिंग को एक ही वार में मार सकते थे। ड्रैगन सॉन्ग सिटी का नेता मिस्टर मिंग से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ज्यादा ताकतवर नहीं। वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं तुम्हारा सेवक बनने को तैयार हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वह बहुत होशियार इंसान था। उसे अंदाजा था कि हान सेन कोई हत्यारा नहीं है, इसलिए वह ये सब कह रहा था। मैं समझ गया, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसे में जाकर पीसफुल को मना कर दो। अगर वो तुम्हें मजबूर करे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद श्रीमान। श्रीमान यान बहुत खुश हुए। उन्होंने आभार व्यक्त करने के लिए झुककर प्रणाम किया। लिविंग रूम में वापस आकर मिस्टर यांग ने झुककर अपनी पहचान बताई। क्या आप मिस्टर यांग हैं? पीसफुल ने सिर हिलाया और हान सेन की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर यांग, मैं आपको प्राचीन बड़े देव पर्वत पर जाकर भगवान की नब्ज ढूंढने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मेरे साथ आइए। मिस्टर यांग ने हान सेन की ओर देखा और कहा, मुझे माफ करना शांतिप्रिय महिला। मेरे मालिक को काम करना है। मैं प्राचीन देव नगरी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा मालिक कौन है? पीसफुल ने पूछा। उसने हान सेन की तरफ देखा और उसे परखा। उसने भौहें चढ़ाईं। यह मेरे स्वामी हैं। जैसा कि पीसफुल ने अनुमान लगाया था, मिस्टर यांग हान सेन का परिचय कराने के लिए आगे बढ़े। पीसफुल ने हान सेन की ओर देखा और पूछा, क्या मैं मिस्टर यांग को थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूं? वह हान सेन में शक्तिशाली उत्कृष्ट रक्त नारी नहीं पा सकी, जिसके कारण उसने सोचा कि हान सेन शायद मिस्टर यांग थे। अब मिस्टर यांग कह रहे थे कि हान सेन उनके गुरु हैं। इसका मतलब था कि उन्हें कुलीन होना ही होगा। मिस्टर की पहचान किसी रईस जितनी ऊंची तो नहीं थी, लेकिन आम आदमी से ज्यादा मजबूत जरूर थी। मिस्टर यांग को अपना मालिक ढूंढने के लिए उन्हें रईस होना जरूरी था। पीसफुल हान सेन के अंदर किसी महान व्यक्ति की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकी। केवल दो संभावनाएं थीं। एक तो ये कि हान सेन कोई महान व्यक्ति नहीं था। दूसरी यह कि हान सेन की रक्त की धड़कन उसकी तुलना में तेज थी। उसने अपनी शक्तियां छिपा रखी थीं, इसलिए वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकी। मैं उसे बाहर नहीं भेज रहा हूं, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए तो तुम यहां से जा सकती हो। पीसफुल जानती थी कि हान सेन का रवैया सामान्य नहीं था। वह बहुत शांत लग रहा था, लेकिन साथ ही बहुत डराने वाला भी था। उसने सोचा कि हान सेन कोई उच्च कुल का रईस होगा, इसलिए उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हान सेन को लगा कि शायद कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन पीसफुल ने कुछ और नहीं कहा। उसने बस उसका नाम पूछा और जाने के लिए तैयार हो गई। तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, मिस्टर यांग ने सावधानी से कहा। पीसफुल को बस यह नहीं पता कि तुम कौन हो, इसलिए वह चली गई। वह वापस आएगी। हान सेन ने आंखें सिकोड़ते हुए सहजता से कहा, यह ठीक है। जैसा कि मिस्टर यांग ने सोचा था, पीसफुल के घर लौटने के बाद उसने हान सेन की जांच शुरू कर दी। जब उसने प्राचीन देव शहर से लोगों को जांच के लिए भेजा तो हान सेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। पीसफुल ने सोचा कि यह बहुत अजीब था। हान सेन मिस्टर यांग के घर में 2 दिन तक रहा, जब तक कि ब्लड पल्स ओपन डे नहीं आ गया। हान सेन मिस्टर यांग के पीछे पीछे इविल लोर्ड्स गॉड मंदिर तक गया। दुष्ट कमल देवता मंदिर के द्वार अब खुल चुके थे। हान सेन ने दूर मंदिर की वेदी में एक देवता की मूर्ति देखी।
ये दुष्ट कमल देवता का चेहरा था। ये सचमुच दुष्ट कमल देवता का देव मंदिर है। इस दुनिया में दुष्ट कमल देवता का देव मंदिर क्यों है? दोनों दुनियाओं में देव मंदिरों और उनके अस्तित्व में क्या अंतर है? हान सेन ने सोचा। मिस्टर यांग ने उसे बताया था कि ब्रह्मांड के हर राज्य में एक देव मंदिर है, और ये देव मंदिर पहले से ही मौजूद थे। मानव शहर देव मंदिरों के इर्द गिर्द बसे थे। इस दुनिया के देव मंदिरों में अद्भुत शक्तियां थीं। वे मानव नगरों की रक्षा करते थे और मनुष्यों को अद्भुत रक्तनाड़ी शक्तियां प्रदान करते थे। हान सेन जब कुछ सोच रहा था, तभी उसने एक आम आदमी को अपने आगे कतार में खड़े देखा। सैनिकों की निगाहों के सामने उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिल गई। जब वह दुष्ट कमल देवता की मूर्ति के सामने पहुंचा तो उसने जमीन पर घुटने टेककर ईश्वरीय आत्मा से प्रार्थना की। ऐसा करते हुए वह बहुत ही ईमानदार लग रहा था। वह आम आदमी बस एक किशोर था। उसने प्रार्थना की और उठ खड़ा हुआ। वह मूर्ति के सामने गया, मेज से एक खंजर उठाया और उसकी धार से अपनी उंगली काट ली। उसने अपने खून की एक बूंद बैंगनी पत्थर के चूल्हे के सामने रख दी। वह घबराकर उस बैंगनी पत्थर के चूल्हे को देखने लगा। कुछ देर बाद पत्थर के चूल्हे में कोई बदलाव नहीं आया। युवक पहले तो बहुत आशावान था। समय के साथ वह आशा खत्म हो गई। उसका शरीर कांपने और हिलने लगा। उसके पैर इतने नर्म पड़ गए कि वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। असंभव, मेरे पास ईश्वरीय आत्मा का रक्त नहीं है। यह जरूर कोई गलती होगी। यह जरूर कोई गलती होगी। युवक पागल सा लग रहा था। फिर उसने खंजर उठाया और अपने हाथ पर कई बार वार किए। उसने खून की एक एक बूंद चूल्हे पर गिरा दी। खून हर जगह फैल गया। बैंगनी पत्थर के चूल्हे पर अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। युवक का दिमाग साफ नहीं लग रहा था। उसने अपनी कलाई काट ली और जितनी नसें और धमनियां हो सकती थीं, काट दी। इससे उसके शरीर का खून चूल्हे पर स्प्रिंग की तरह फूट पड़ा। मुझे ईश्वरीय आत्मा का रक्त नाड़ी चाहिए। मुझे चाहिए। युवक की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा डर से भरा था। वह पत्थर के चूल्हे को घूरता रहा। चूल्हा एक मृत वस्तु जैसा लग रहा था। अंत में युवक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर कोई हरकत नहीं की। चूल्हा तो चूल्हा ही था। युवक अब और नहीं सह सका। वह जमीन पर गिर पड़ा। खून की कमी के कारण वह कोमा में चला गया। इस दौरान उसका खून बहता रहा। सबने ये सब होते देखा था, पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। वे सब ऐसी घटनाओं से स्तब्ध थे। उन्हें उस युवक की जरा भी परवाह नहीं थी। आदमी कोमा में पड़े उस युवक को सिपाही भगवान के मंदिर से बाहर ले गए। वे इतने बेफिक्र थे मानो किसी मरे हुए कुत्ते को ले जा रहे हों। उन्होंने उसे कोने में जमीन पर फेंक दिया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा है या मरा। मंदिर में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला कई परतों वाले कपड़े पहने एक महिला थी। वह डरी हुई लग रही थी। भगवान के मंदिर में प्रवेश करते ही उसका शरीर कांप उठा और उसका सिर किसी खानाबदोश यात्री की तरह इधर उधर देख रहा था। वह उस युवक से अलग थी। उसके प्रवेश का समर्थन करने वाले कुछ परिवार के सदस्य बाहर थे। वे भगवान के मंदिर के बाहर उसका अभिवादन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने वेदी के पास जाने का साहस जुटाया। वह बिल्कुल उस युवक जैसी थी जिसमें उसने दुष्ट कमल देवता की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। उसने एक सुई निकाली, अपनी उंगली काटी और उसे चुभाया। उसने बैंगनी रंग के चूल्हे पर खून की एक बूंद गिरा दी। महिला द्वारा रक्त की एक बूंद गिराए जाने के बाद बैंगनी पत्थर के चूल्हे को ईश्वरीय प्रकाश से जगमगाने में देर नहीं लगी। पत्थर के चूल्हे से बैंगनी प्रकाश उठा। ये बैंगनी धुंध जैसा था। इससे पत्थर के चूल्हे के ऊपर कुछ बैंगनी कमल के फूल की रोशनियां उत्पन्न हुई। महिला ने बैंगनी कमल के फूल की रोशनी की परछाई देखी और खुश हो गई। वह रो पड़ी। बाहर खड़े उसके माता पिता और परिवार के सदस्य भी बहुत खुश हुए। उन्होंने घुटने टेककर दुष्ट कमल देवता का बहुत बहुत धन्यवाद किया। बैंगनी फूल की रोशनी पत्थर के चूल्हे से निकलकर महिला के माथे पर पड़ी। वह झरने के पानी की तरह अंदर चली गई। उसके माथे पर बैंगनी फूल की रोशनी का एक चिन्ह बन गया। वह तुरंत गायब हो गया। बधाई हो, तुम्हारी नाड़ी तो दुष्ट कमल देवता जैसी है। एक बहुत ही ठंडे से दिखने वाले सिपाही के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। उसने विनम्रता से उस महिला को बाहर भेज दिया जो उस युवक के साथ नहीं हुआ था। मिस्टर यांग, उस महिला को ईविल लोट्स ब्लड पल्स मिला है। हान सेन ने मिस्टर यांग से पूछा, प्राचीन देव नगरी का स्तर क्या है? श्रीमान यांग ने उत्तर दिया, देव मंदिरों में नष्ट वर्ग, आपदा वर्ग, विनाश वर्ग और पुनर्स्थापित वर्ग होते हैं। इनके 4 स्तर होते हैं। देव मंदिर जितना ऊंचा होता है, उतनी ही प्रबल देव आत्मा रक्त पल्स प्रदान करता है।
दुष्ट कमल देवता एक नष्ट वर्ग का देव आत्मा है। देव आत्मा दृश्य सबसे निचला स्तर है। दुष्ट कमल देवता छाया एक निम्न स्तरीय देव आत्मा रक्तपल्स है। केवल ऐसा करके ही कोई व्यक्ति जीन अंडे के मार्ग पर जा सकता है। वे संभावनाएं और अवसर अर्जित करते हैं। आपको एक महान व्यक्ति माने जाने के लिए इसकी आवश्यकता है। उसके बाद मिस्टर यांग ने आह भरते हुए कहा, यह मुश्किल तो नहीं लगता, लेकिन ज्यादातर इंसान इस दौर से गुजर ही नहीं सकते। ये स्वर्ग और नर्क जैसा है। हान सेन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने महिला की तरफ देखा। हालांकि उसके शरीर में दुष्ट कमल देवता की ईश्वरीय आत्मा रक्त नाड़ी थी, फिर भी उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई। देव आत्मा रक्त पल्स मानो किसी चाबी से दी गई हो। इसका मानव शक्ति से कोई लेना देना नहीं था। जीन अंडे और जीन प्रजातियां मानव की शक्ति निर्धारित करती थीं। हान सेन ने एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को मंदिर में आते देखा। वह उत्सुक हुआ और पूछा, ऐसे बूढ़े लोग क्यों हैं जो अब सिर्फ रक्त पल्स की खुली परीक्षा दे रहे हैं? मिस्टर यांग के चेहरे पर अजीब सा भाव था जब उन्होंने कहा, सभी देव मंदिरों में अलग अलग देव शक्तियां होती हैं। हर मंदिर में चुने गए लोग अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी को इविल लॉर्ड्स गॉड के देव मंदिर में किसी देव आत्मा की स्वीकृति नहीं मिली, तो वह किसी दूसरे देव मंदिर में जाकर दोबारा कोशिश कर सकता है। संभावना अभी भी कम है। ज्यादातर देव आत्माओं की जरूरतें एक जैसी होती हैं। उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। हान सेन कुछ देर देखता रहा। पहले वाली महिला के अलावा कुछ और इंसान भी अंदर आ चुके थे। उनमें से किसी ने भी गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स नहीं पाया। उस समय किन शियू ने ईश्वरीय आत्मा रक्त नाड़ी अर्जित नहीं की थी। वान एर ने उसे ईश्वरीय आत्मा रक्त नाड़ी दी थी। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि ईश्वरीय आत्मा रक्त नाड़ी के बिना अभ्यास करना संभव नहीं है। ये बहुत दुखद बात लगती है। हान सेन देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वरीय आत्मा रक्त नाड़ी और मानव अभ्यास के बीच क्या संबंध है। मिस्टर यांग ने हान सेन को कतार में लगते देखा। उन्होंने चौंक कर पूछा, मिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? यह एक दुर्लभ मौका है, हान सेन ने हंसते हुए कहा। मैं इसे आजमाना चाहूंगा। आप, मिस्टर यांग कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए। थोड़ी देर कतार में खड़े रहने के बाद एक रोमांचक आवाज आई। एक आदमी इतना खुश था कि उसकी चीख निकल गई। उसके खून से चूल्हे पर 2 बैंगनी कमल के फूल निकले। मैं दुष्ट कमल देवता की ईश्वरीय शक्ति देखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मेरे रक्त पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, हान सेन ने सोचा। चौक में पीसफुल ये सब देख रही थी। उसने हान सेन को कतार में खड़ा देखा और हैरान रह गई। वह हंसी और बोली, मुझे नहीं पता था कि उसकी जांच कैसे करूं, लेकिन वह जांच के लिए भगवान के मंदिर गया है। इससे मुझे मदद मिली। इंसानों के लिए ईश्वरीय आत्मा से रक्त नाड़ी का आशीर्वाद पाने की संभावना उतनी कम नहीं थी जितनी हान सेन ने सोची थी। ऐसा लगता था कि सफलता दर 5 में से 1 थी। ज्यादातर इंसानों को सिर्फ एक ही बैंगनी कमल मिलता था। 2 बैंगनी कमल मिलना तो बहुत दुर्लभ था, लेकिन एक खास युवक एक साथ 4 बैंगनी कमल पाने में कामयाब रहा। हान सेन की बारी आ गई थी। मिस्टर यांग खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, मिस्टर, क्या आप सचमुच परीक्षा देने जा रहे हैं? हान सेन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या कोई समस्या है? मिस्टर यांग ने अपने बाएं दाएं देखा। वे हान सेन के पास गए और इतनी ऊंची आवाज में फुसफुसाए कि सिर्फ वे दोनों ही सुन सके, मिस्टर, ईश्वरीय आत्माएं इंसानों को सिर्फ ईश्वरीय आत्मा का रक्त नाड़ी देती हैं। हान सेन समझ गया कि मिस्टर यांग क्या कहना चाह रहे थे। मिस्टर यांग को लगता था कि हान सेन एक जीन प्रजाति का है, इसीलिए वह चिंतित थे। अगर कोई जीन प्रजाति अपना खून चूल्हे पर डाल दे तो क्या होगा? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता कि कुछ खास होगा, मिस्टर यांग ने एक पल सोचने के बाद कहा। ऐसे में तो सब ठीक हो जाएगा, हान सेन ने उसे दिलासा देते हुए कहा। कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बुरा असर न हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर यांग को लगा कि बात तो सही है। हालांकि उन्हें अब भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, खासकर हान सेन के अजीबोगरीब इतिहास को देखते हुए। अगर कुछ हुआ तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वे कुछ देर और कतार में खड़े रहे। आखिरकार हान सेन की बारी आई। हान सेन सीधे भगवान के मंदिर में घुस गया, जबकि मिस्टर यांग का दिल जोरों से धड़क रहा था। पीसफुल दूर से देख रही थी। उसने ध्यान से देखा। वह हान सेन के टेस्ट के नतीजे देखने के लिए उत्सुक थी। हान सेन देव मंदिर में प्रवेश करने के बाद सीधे चूल्हे के पास गया। वह थोड़ा खून निकालकर चूल्हे पर गिराना चाहता था। दोनों सिपाही दौड़कर उसके पास आए और उसे रोक दिया।
क्या तुम ईश्वरीय आत्मा के सामने घुटने नहीं टेकोगे? जब हान सेन ने उनकी बात सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। उसने पहले भी दुष्ट कमल देवता को मार डाला था। अब वे उसे दुष्ट कमल देवता की मूर्ति के सामने घुटने टेकने के लिए कह रहे थे। उसके ऐसा करने की कोई संभावना नहीं थी। जल्दी करो और घुटने टेक दो, सिपाही ने अधीरता से कहा। हान सेन ने सोचा, पर आखिरकार उसने पीछे मुड़ने का फैसला किया। ये सिर्फ मजे के लिए था। परीक्षा देना या न देना उसके लिए मायने नहीं रखता था। दुष्ट कमल देवता के सामने घुटने टेकना वह कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था। हान सेन को पलटते देख दुष्ट कमल देवता मंदिर की रखवाली करने वाले सैनिक हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब हान सेन भगवान के मंदिर से बाहर निकलने ही वाला था कि एक आदमी उसके सामने आ गया और उसे रास्ते में रोक लिया। क्या तुम इतनी आसानी से जा रहे हो? मुझे याद है कि मुझे कुछ ज्यादा जरूरी काम है, हान सेन ने कहा। मैं आज परीक्षा नहीं दूंगा, इसलिए मुझे माफ करें। अगर तुम परीक्षा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम भगवान के मंदिर में तो गए हो। तुम्हें कम से कम घुटने तो टेकने ही होंगे, वरना इससे ईश्वरीय आत्मा के प्रति तुम्हारी निंदा माना जाएगा। वह आदमी पीछे नहीं हटा। हान सेन को संबोधित उसके शब्द ठंडे थे। अब देव मंदिर की रखवाली कर रहे सैनिकों ने प्रतिक्रिया दी। वे सब हान सेन को घेरने के लिए आगे आए। मिस्टर यांग जल्दी से दौड़कर आगे आए और बोले, मिस्टर शिबो, यह एक गलतफहमी है। मेरा दोस्त पहाड़ से आया है। उसे नियम कानून नहीं पता। अगर उसने आपको नाराज किया है तो कृपया मेरी खातिर उसे जाने दीजिए। उसे हान सेन के चोटिल होने का डर नहीं था। उसे डर था कि शिबो हान सेन को नाराज कर देगा। अगर हान सेन ने शिबो को थप्पड़ मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया होता तो बहुत बुरा होता। इससे उसे बड़ी मुसीबत हो जाती। शिबो प्राचीन देवनगर के नेता का बेटा था। अगर शिबो मारा जाता तो नेता चुपचाप बैठा नहीं रहता। हान सेन उसे बदनाम भी कर देता। अगर वह ऐसा करता तो किन साम्राज्य के सभी लोग सदमे में आ जाते। शिबो ने जो देखा उसके अनुसार हान सेन चाहे कितने भी ऊंचे दर्जे का क्यों न हो, वह सिर्फ एक जीन प्रजाति ही था। वह किन साम्राज्य के उच्च वर्ग के लोगों से नहीं लड़ सकता था। उसे कष्ट सहना ही होगा। अगर वह पहाड़ों से है तो बात तो समझ में आती है, शिबो ने ऐसे भाव से कहा जैसे उसे पूरी बात समझ आ गई हो। अचानक उसके चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने कहा, मुझे परवाह नहीं कि वह पहाड़ों से है या नहीं। ईश्वरीय आत्मा के सामने ईशनिंदा करने की सजा मौत है। अगर वह अभी घुटने टेक दे तो मैं उसकी जान बख्श सकता हूं, लेकिन उसे फिर भी कष्ट सहना पड़ेगा। शिबो की बात पूरी होने से पहले ही हान सेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं आज घुटने नहीं टेकूंगा, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लें। अगर तुम नहीं करते तो कोई बात नहीं। शिबो ठिठक कर हंसा। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई। अगले ही पल एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। एक विशालकाय काले कवच वाला जीव शिबो के सामने उतरा। उसने चौक को 3 बार हिला दिया। हान सेन ने उस शंख जैसे जीव को देखा। वह भरिंग जैसा दिख रहा था। काला शंख चमक रहा था। पंख उल्टे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी को खाने के लिए तैयार हो। अगर तुम मेरे दबंग कीड़े का खाना बनने को तैयार हो तो तुम्हें अपने ईशनिंदा वाले व्यवहार के लिए मरने की जरूरत नहीं है, शिबो ने हंसते हुए कहा। उसका चेहरा बहुत घमंडी लग रहा था। यह मिस्टर शिबो का दबंग कीड़ा है। मैंने सुना है कि यह किंग क्लास की जीन प्रजाति है। इसमें अविश्वसनीय शक्तियां और सुरक्षा है। यदि मेरे पास इतनी शक्तिशाली जीन नस्ल होती तो मैं जीवन भर खुश और संतुष्ट रहता। चौक में मौजूद लोग उस दबंग कीड़े को ईर्ष्या से देख रहे थे। उन्हें हान सेन पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। उन्होंने जो देखा था उससे पता चला कि हान सेन पहाड़ों से आया था। पहाड़ों से कोई व्यक्ति ईश्वरीय आत्मा का अपमान कर रहा था और उसने शिबो जैसे कुलीन व्यक्ति को भी अपमानित किया था। ये वस्तुतः मृत्यु की कामना मांगने जैसा था। मिस्टर यान घबरा गए थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, बस जल्दी और चिंता में डूबे हुए थे। शिबो ने हान सेन को बड़े घमंड से देखा। क्या अब तुम घुटने टेककर मुझे अपनी टांगें तोड़ने दोगे, या फिर मेरे दबंग कीड़े का खाना बनना चाहते हो? मैं बस जाना चाहता हूं, हान सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। वह दबंग कीड़े के पास से गुजरा, मंदिर छोड़ने के लिए तैयार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिबो क्रोधित हुआ। यह पहली बार था जब उसे समारोह का प्रभारी बनाया गया था। वह किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन हान सेन असहनीय हो रहा था। उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने अपने दबंग कीड़े को हुक्म दिया। दबंग कीड़ा चीखा। उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा था। वह सीधा हान सेन पर झपटा। शिबो ने अपनी बाहें पार कर लीं।
उसने हान सेन को ठंडी नजरों से देखा और उस दबंग कीड़े द्वारा उसे टुकड़े टुकड़े होते देखने के लिए तैयार हो गया। पीसफुल ने भौहें सिकोड़ ली और देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हान सेन क्या हासिल करना चाह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुसीबत मोल ले रहा हो। किसी भी राज्य में ईश्वरीय आत्मा की स्तुति करना सबसे बुनियादी औपचारिक भाव होता था जो कोई भी कर सकता था। हान सेन किसी देव मंदिर में गया और ईश्वरीय आत्मा के सामने घुटने नहीं टेके। वो तो बस मुसीबत को न्योता दे रहा था, इसीलिए शिबो गुस्से में था। कोई बात नहीं, मैं देखूंगा कि उसकी ताकत कैसी है, पीसफुल ने सोचा। उसे खाने वाले दबंग कीड़े को देखकर हान सेन ने जीन प्रजाति को नहीं बुलाया। उसने अपनी मुट्ठी उठाए और दबंग कीड़े के सिर पर मुक्का मारा। पीसफुल स्तब्ध रह गया। शिबो ऐसे लग रहा था जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। उसने किसी जीन प्रजाति या ईश्वरीय आत्मा के रक्त का इस्तेमाल नहीं किया। उसने उस दबंग कीड़े जैसी जीन प्रजाति से लड़ने के लिए शुद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। सभी को लगा कि हान सेन या तो मूर्ख है या पागल। जब हान सेन की मुट्ठी उस दबंग कीड़े के सिर पर पड़ी तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हान सेन ने एक विशालकाय राजा वर्ग के जीन जाति के दबंग कीड़े को एक ही मुक्के में उड़ा दिया। उसका टूटा हुआ खोल हर जगह बिखर गया। उसने पूरे देव मंदिर को लाल रंग में रंग दिया और सबको डरा दिया। चौक में चिड़ियां भी चहचहाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह गोल हो गए। देव मंदिर के अंदर मौजूद हान सेन को देखकर सब डर गए। दबंग बग एक राजा था, जिसका मतलब था कि वह ड्यूक, मार्क्विस, अर्ल, विस्काउंट और बैरन जीन रेस के स्तरों से गुजर चुका था। ये सर्वोच्च श्रेणी की जीन रेस थी। भले ही दबंग बग अभी बड़ा नहीं हुआ था, फिर भी उसकी शक्ति ज्यादातर जीन रेस से ज्यादा थी। फिर भी इतनी शक्तिशाली जीन प्रजाति को एक अत्यंत शक्तिशाली मुक्के से नष्ट कर दिया गया। अचानक सभी ने अजीब तरह से हान सेन को देखा। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। यदि उन्होंने स्वयं यह न देखा होता तो उनमें से कोई भी यह विश्वास नहीं कर पाता कि यह वास्तव में हुआ था। शिबो पहले तो बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर गुस्से ने उसे जकड़ लिया। उसे गुस्सा, नफरत और झुंझलाहट का एहसास हुआ। वह हान सेन को मार डालना चाहता था। इन सब भावनाओं के बीच उसे डर भी महसूस हुआ। यह एक ऐसी भावना थी जो उसके दिल की गहराई से निकल रही थी। हान सेन ने भी गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने एक राजा वर्ग की जीन जाति को मारने के लिए एक मुक्का मारा था। उसने पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा था। शिबो ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। हान सेन को आगे बढ़ता देख शिबो सहज ही पीछे हट गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। वह पीछे हट गया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हान सेन ने उसकी तरफ देखा और उसे अनदेखा कर दिया। वह उसके पास से गुजर गया। चौक में मौजूद लोगों ने उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अपनी जगह छोड़ दी। वे जल्दी से वहां से हट गए। वे इतनी जल्दी चले गए कि अगर उन्होंने स्वच्छता विभाग के एजेंटों को देखा होता तो भी वे इतनी जल्दी नहीं हटते। हान सेन हमेशा ऐसे ही बड़े बड़े दृश्यों से निपटता था। उसे कोई परवाह नहीं थी। सब लोग हान सेन को ऐसे देखते थे जैसे कोई भूत देख रहा हो। वह बिना किसी और परेशानी के बस चला गया। मिस्टर यांग ने दांत पीसते हुए उनका पीछा किया। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि शिबो या शहर के सैनिकों ने भी नहीं। रईसों ने कुछ भी नकारात्मक नहीं कहा। ये कोई मजाक नहीं था। सच में एक ऐसा किरदार था जो एक दबंग कीड़े को एक ही मुक्के से खत्म कर सकता था। उसे रोकने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत कौन कर सकता था? दीवार पर उस दबंग कीड़े के टूटे हुए खोल और मांस के टुकड़ों को देखकर उनके पैर नरम पड़ गए। दिलचस्प है, बिना किसी जीन नस्ल का इस्तेमाल किए वह एक छोटे दबंग कीड़े को एक ही मुक्के में उड़ा सकता है। क्या इसका मतलब है कि वह किसी वंश से पैदा हुआ है? पीसफुल बहुत दूर थी। वह अजीब लग रही थी। एक ऐसे मनुष्य के अलावा जिसके जन्म के समय रक्त नाली की मात्रा बहुत कम थी। पीसफुल को कोई कारण नहीं सूझा कि कोई व्यक्ति बिना किसी जीन नस्ल का उपयोग किए इतना डरावना और शक्तिशाली कैसे हो सकता है। प्राचीन देवनगरी में जन्मजात रक्त नाली है। ये बहुत अजीब है। मुझे इसकी सूचना देनी ही होगी। हान सेन की पीठ सड़क पर गायब होते देख पीसफुल चौक से निकल गया। मिस्टर यांग बहुत खुश थे। शुक्र है हान सेन ने शिबो को मुक्का मारकर धूल में नहीं मिला दिया था। अगर ऐसा होता तो अच्छा नहीं होता। मौजूदा हालात अभी भी अच्छे नहीं थे। दबंग कीड़ा एक दुर्लभ जीन वाली प्रजाति थी। प्राचीन देवनगर में ऐसे कीड़े बहुत कम थे और हान सेन ने उनमें से एक को मार डाला था। शहर का नेता इसे भूलने नहीं देना चाहता था।
उसने हान सेन को अपनी चिंताएं बताईं, लेकिन हान सेन हंसकर बोला, कोई बात नहीं। अगर वे आना चाहते हैं तो आने दो। हान सेन नेता से नहीं डरता था। उसका शरीर दुनिया की ताकत से दबा हुआ था। वह अपनी पूरी ताकत तो नहीं लगा सकता था, लेकिन फिर भी वह नेता से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हान सेन ने मिस्टर यांग की तरफ देखा और सच्ची जिज्ञासा से पूछा, वैसे मिस्टर यांग, मुझे जीन रेस कहाँ मिल सकती है? मैं जीन रेस का इस्तेमाल कैसे करूं? जीन प्रजातियां अंडे से निकले जीन से बनती हैं और जीन अंडे आमतौर पर कहीं भूमिगत से आते हैं, मिस्टर यांग ने कहा। किसी की भी जीन प्रजाति हो सकती है, लेकिन केवल वे मनुष्य ही किसी जीन प्रजाति की रक्त नाली के साथ जुड़ सकते हैं जिन्हें ईश्वरीय आत्मा का रक्त नाली प्राप्त होता है। मैं रक्त नालियों को कैसे मिलाऊं? हान सेन और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। मिस्टर यांग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स नहीं है। मैं आपको दिखा नहीं सकता। ब्लड पल्स को मिलाना जीन रेस के साथ मिलकर काम करना है ताकि आप जीन रेस की शक्ति का इस्तेमाल कर सकें। गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स जितना मजबूत होगा, संयुक्त जीन रेस उतनी ही ज्यादा सफल होगी। फिर आपके पास मिलाने के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है। ईविल लूट्स गॉड डिस्ट्रॉइड क्लास गॉड स्पिरिट पसंद है। अगर आपको उसका गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स मिल जाए तो आप आसानी से बैरन क्लास और विस्काउंट क्लास की जीन रेस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप उच्च स्तरीय जीन रेस के साथ जुड़ना चाहें तो यह मुश्किल होगा। उच्च स्तरीय जीन रेस की आत्मिक शक्ति प्रबल होती है। वे इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अगर आपके पास उच्च स्तरीय गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। हान सेन को अब समझ आ गया। उसे ईश्वरीय आत्मा रक्त स्पंदन का उद्देश्य समझ आ गया। उसने सोचा, ये तथाकथित ईश्वरीय आत्मा रक्त स्पंदन असल में एक मानसिक दमन है। अगर तुम खास इलाकों की तलाश में माहिर हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ जीन अंडे खोदना चाहता हूँ। हान सेन जानना चाहता था कि दुनिया की शक्ति कैसी होती है। हालांकि उससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि वह जानना चाहता था कि क्या वह दुनिया की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। मिस्टर यांग को अजीब लगा जब उन्होंने पूछा, मिस्टर, क्या आप किसी जीन रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्हें लगा कि हान सेन एक जीन रेस है। उन्होंने कभी किसी जीन रेस को किसी दूसरी जीन रेस के साथ मिलाए जाने के बारे में नहीं सुना था। हमें कोशिश तो करनी ही होगी, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर उसे जवाब पता होता तो वह मिस्टर यांग से जीन अंडा खोदने में मदद नहीं मांगता। क्या मुझे कोशिश करनी होगी? मिस्टर यांग ने शिकायत की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह हान सेन को लेकर प्राचीन देवनगर से बाहर निकल गया। मिस्टर यांग डर के मारे तुरंत मान गए। उन्हें डर था कि कहीं शिबो हान सेन की तलाश में कुलीन लोगों को न ले आए। इसलिए उन्होंने सोचा कि शहर छोड़कर जंगल में छिप जाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अगर वह हान सेन के लिए छिपना नहीं चाहता था तो वह हान सेन को जीन अंडे खोदने के लिए बाहर ले जाने के लिए राजी नहीं होता। हालांकि वह जीन नस्लों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वह पता लगा सकता था कि वे कहाँ छिपे हैं। उसके पास कई जीन अंडे खोदने का अनुभव था। कोई उच्च श्रेणी के अंडे नहीं थे, लेकिन उसके घर पर कुछ निम्न श्रेणी के अंडे जरूर थे। वह कम से कम हान सेन को एक दो अंडे तो दे ही सकता था। वे दोनों प्राचीन देवनगर से निकल गए, लेकिन मिस्टर यांग हान सेन को प्राचीन बड़े देव पर्वत पर नहीं ले गए। वे दूसरी तरफ चले गए जहां घास का मैदान था। जमीन की नारी को ईश्वर नारी भी कहते हैं। हर चीज का एक ईश्वर होता है। ईश्वर नारी वह जगह है जहां सब कुछ एक साथ इकट्ठा होता है। केवल ऐसी जगह ही जीन अंडे का निर्माण कर सकती है, मिस्टर यांग ने चलते हुए समझाया। ईश्वर क्या है? हान सेन ने पूछा। मिस्टर यांग एक पल चुप रहे और फिर बोले, ये समझाना मुश्किल है। इसे वायुमंडल की तरह समझिए। इसे आकाश में बादल की तरह समझिए। जब आकाश और धरती बदलती हैं तो ये सब बहता है। ये गतिहीन नहीं रहता। इसलिए जमीन की नालियों को ढूंढना और जीन अंडे खोदना एक अध्ययन है। आप बेतरतीब ढंग से खुदाई नहीं कर सकते। क्या तुम उस छोटी पहाड़ी को देख रहे हो? वहां के वातावरण में एक सनसनी पैदा हो रही है। वहां एक जीन अंडा इकट्ठा होगा, लेकिन वातावरण कमजोर है। जीन अंडे का स्तर ज्यादा नहीं होगा। मिस्टर यांग ने एक छोटी पहाड़ी की ओर इशारा किया जो 7 से 24 फीट ऊंची थी।